नॉलेज अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। रिसेंटली ऑन 24 मार्च 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने शेड्यूल 3 में चेंजेस के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। शेड्यूल 3 यानी सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट है और उसमें क्या डिस्क्लोज होना चाहिए विच इज गवर्न बाय शेड्यूल 3। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नोटिफिकेशन 24 मार्च को किया है और इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2021 से। ये जो वीडियो है आज का उसमें ऑब्जेक्टिव है जितने चेंजेस है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिवीजन 1 के लिए एप्लीकेबल है वो सबको हम कवर करेंगे। और ये जो चेंजेस है वो इंड AS में भी है डिवीजन 2 में, बट ये वीडियो का ऑब्जेक्टिव है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चेंजेस है डिवीजन 1 के अंदर उसको हम कवर करेंगे सबसे कम टाइम के अंदर। जितने भी चेंजेस है उसको मैंने डिवाइड कर दिए है ये सब क्लासिफिकेशन के अंदर। तो देयर आर 6 ग्रुप्स, 6 बकेट्स जिसके अंदर मैंने ये सब चेंजेस को क्लासिफाई कर दिए हैं। देयर आर अराउंड 23 चेंजेस। वो 30 चेंजेस को मैंने बेस्ड ऑन द पर्पस क्यों ये चेंज किया होगा, उससे क्या इंपैक्ट हो रही है, इस तरीके से कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले बात करते हैं, एक है इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी एंड यूजफुल इन फाइनेंशियल एनालिसिस। तो काफी चीज ऐसी है जो 6 चेंजेस जो गवर्नमेंट ने चेंज किया है बिकॉज दे वांट टू इंप्रूव द ट्रांसपेरेंसी। काफी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो एक बाहर डिस्क्लोज की जरूरत होती है, जैसे एजिंग एनालिसिस। फिर ट्रांजेक्शन जो होते हैं क्लोज ग्रुप में उसको दिखाने के लिए 2 चीजेस है। प्रॉपर्टी जो है कंपनी की प्रॉपर्टी उसके ऊपर कंट्रोल क्या है उसके रिलेटेड 3 चेंजेस है। फंड की मूवमेंट, जो पैसा आता है जाता है और वो फंड का जो ऑब्जेक्टिव है उसके मूवमेंट के रिलेटेड जो डिस्क्लोजर है देयर आर 2। और बाकी जो लॉस है उसके कंप्लायंस के लिए जो इंफॉर्मेशन है एंड प्रेजेंटेशन रिलेटेड चेंजेस है। तो इस सब मिला के देयर आर 23 चेंजेस है। और शेड्यूल 3 के अंदर along with this they have added one additional this information additional regulation information। now additional regulatory information में 14 चेंजेस है। तो 30 चेंजेस जो मैंने किए उसमें से 14 चेंजेस भी आ गए हैं। तो पहले हम देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन से चेंजेस है जो ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड, जिससे ऑब्जेक्टिव है कि जो स्टेक होल्डर्स है, जो रीडर्स है, जो यूजर्स है उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले और जो इंफॉर्मेशन मटेरियल है वो उनको मिले एनुअल रिपोर्ट के अंदर ही। तो ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड के लिए एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, जो इक्विटी एनालिस्ट है जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं वो उनको एनालिसिस के लिए जो यूजफुल हो जाए वो इंफॉर्मेशन, वो सब इंफॉर्मेशन इसमें डाली है। तो विच इंक्लूड्स ट्रेड पेएबल एजिंग, ट्रेड रिसीवेबल एजिंग, डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू रिवैल्यूएशन, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट एजिंग एंड 11 रेशियोज। वो फाइनेंशियल रेशियोज जो है 11 फाइनेंशियल रेशियोज आइडेंटिफाई किए हैं उसको डिस्क्लोज करना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सब जो ग्रुपिंग मैंने किया है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, ये क्या होगा, possibly the objective is to see that the information which are generally not available and which are critical for the readers and investors to understand that information has been carved out by of these disclosure requirements। तो पहले देखते हैं हम लोग इजीली कि ट्रेड रिसीवेबल एजिंग। अब ट्रेड रिसीवेबल एजिंग में पहले क्या था कि मोर देन 6 months, लेस देन 6 months। तो 6 महीने से ऊपर, आज का ऐसा माहौल है जहां पे 6 महीने से ऊपर काफी होते हैं। अब जो 6 महीने से ऊपर जो अमाउंट है वो कितने पुराना है, 8 साल पुराना है या 8 महीने पुराना है, वो इंफॉर्मेशन कहीं भी था नहीं। वो 2 साल पुराना है, 1 साल पुराना है या 4 साल पुराना है, तो वो सब इंफॉर्मेशन नहीं थी। ओनली ऐसा था कि मोर देन 6 months, लेस देन 6 months। अब मोर देन 6 months जो है उसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया है इन 6 months to 1 year, 1 to 2 years, 2 to 3 years and more than 3 years। तो more than 6 months को फर्दर 4 पार्ट में क्लासिफाई करके उसको दिखाना है। उसे क्या होगा कि काफी टाइम रिसीवेबल की अमाउंट बहुत बड़ी है, बट वो रिसीवेबल अगर बहुत पुराना है तो कलेक्शन के इश्यू हो सकते हैं, इट मे गिव नेगेटिव इंप्रेशन ऑन द कंपनी। तो वो सब चीज पहले नहीं थी बात।
अब वो फेस पे आ जाएगी, नोट्स ऑन अकाउंट्स में आ जाएगी वो, राइट। तो देखते हैं इसमें जो स्केड्यूल है वो पूरा दिया है कि आउटस्टैंडिंग फॉर अ फॉलोइंग पीरियड्स, मान के रखो यहाँ पे इट्स अ फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, यहाँ पे वर्ड्स यूज किया है फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। अब नीचे जो नोट्स है, नोट्स में ऐसा लिखा है कि सिमिलर इंफॉर्मेशन शैल बी गिवन वेयर नो ड्यू डेट फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड, इन दैट केस डिस्क्लोजर शैल बी फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। मानिए आप बोलोगे कि मैंने जो सेल किया है, जो रिसीवेबल है, उसे ड्यू डेट तो लिखा ही नहीं है मैंने, तो अगर ड्यू डेट नहीं लिखा है तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, बट तो ट्रांजेक्शन डेट जो है वहां से आपको एजिंग गिनना पड़ेगा। तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आपको वहां से अब एजिंग करनी है, एंड उसको आपको लेस देन 6 months, 6 months to 1 year, 1 to 2 years एंड 2 to 3 years एंड मोर देन 3 years में करके आपको रिसीवेबल्स का ब्रेकअप देना पड़ेगा। हाँ, जो पहले था उस तरीके से अनडिस्प्यूटेड रिसीवेबल्स कंसीडर्ड गुड, undisputed receivable considered doubtful, disputed receivables considered good, disputed receivables considered doubtful। वो 4 कैटेगरीज में ये एजिंग का आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। दूसरी एक चीज जो उसमें ऐड की है नोट्स के अंदर कि अनबिल्ड ड्यूज शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली। तो माना कि आपने बेसिकली एक आपने इनवॉइस इश्यू नहीं किया है, तो इट इज अनबिल्ड। अनबिल्ड मानी इनवॉइस इश्यू नहीं किया है बट रिसीवेबल है, तो सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया है, गुड्स डिस्पैच किया है बट इनवॉइस इश्यू करना बाकी है, तो उस केस में भी अगर ड्यूज है तो उसको आपको सेपरेटली दिखाना पड़ेगा। तो ये जो रिक्वायरमेंट है उससे क्या होगा कि जो रिसीवेबल्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, उसका क्लियर पिक्चर, ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन एंड क्या अमाउंट कलेक्टिविटी है वो पूरी चित्तार वो सबके सामने आ जाएगी। जैसे हमने बात किया रिसीवेबल में, सेम वे उन्होंने पेएबल में भी डाला हुआ है। तो ट्रेड पेएबल एजिंग के अंदर लेस देन 1 year, 1 to 2 years, 2 to 3 years, मोर देन 3 years एंड उसका फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ दैट अमाउंट इनटू एमएसएमई, अदर्स, डिस्प्यूटेड ड्यूज एमएसएमई, डिस्प्यूटेड ड्यूज अदर्स। सो इस तरीके से अगेन फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, और अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट स्पेसिफाई नहीं किया है तो ट्रांजैक्शन डेट इज टू बी काउंटेड। सो इस तरीके से आपको रिसीवेबल, पेएबल, जो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट जो चीज है करंट एसेट करंट लायबिलिटी में, वो होता है रिसीवेबल एंड पेएबल। और ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेएबल दोनों को पूरा सेग्रीगेट करना है एज पर एजिंग, एंड दैट विल गिव मोर इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अब देखते हैं जो तीसरा पॉइंट है कि रिवोल्यूशन। अगर इन केस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड सेम फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, रिकंसिलिएशन ऑफ ग्रॉस एंड नेट करेंगे अमाउंट, ये तो ऑलरेडी वहां पे था कि आपको रिकंसिलिएशन देना है ग्रॉस और नेट करेंगे अमाउंट में। उसमें क्या ऐड किया, चेंज ये किया है कि अगर चेंज 10% और मोर रिवोल्यूशन किया है, हाँ अगर रिवोल्यूशन किया है और रिवोल्यूशन में 10% और मोर चेंज हुआ एग्रीगेट नेट करेंगे अमाउंट से क्लास वाइज, तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। तो ये पहला 10% वाला क्लॉज नहीं था, उसको उन्होंने ऐड किया है। सो ओनली मटेरियल थिंग्स 10% को मटेरियल लेके उसको आपको अलग से दिखाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो रिवोल्यूशन के लिए ऐड किया है वो है कि अगर आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कंपनी ने ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन किया है, तो क्या रिवोल्यूशन जो किया है वो बेस्ड ऑन रजिस्टर्ड वैल्यू एज वैल्यूएशन रिपोर्ट है कि नहीं है, वो इंफॉर्मेशन आपके कंपलसरी देनी पड़ेगी। इससे क्या होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट वांट्स कि आप जो भी रिवोल्यूशन हो, वो रिवोल्यूशन इज गोइंग टू इंपैक्ट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंपैक्ट होता है वो रिवोल्यूशन रजिस्टर्ड वैल्यूएट से होना चाहिए कि हुआ है कि नहीं हुआ, वो आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो। उसे ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी जज बाय इन्वेस्टर्स। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमने बात किया पहले रिसीवेबल पेएबल का, तो उन्होंने क्या किया कि करंट पोर्शन था, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का, उसका सबसे बड़ा चंक जो था रिसीवेबल और पेएबल को एजिंग में डाल दिया। अब बात करते हैं हम लोग जो वो नॉन करंट एसेट्स है, दैट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। काफी टाइम देखा हुआ है कि वर्क इन प्रोग्रेस जो इंफॉर्मेशन है कैपिटल का, वो सालों तक चलता रहता है और उसमें इतना सारा इंफॉर्मेशन पड़ा रहता है, बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन, बल्क ऑफ अमाउंट इज बीइंग देयर। तो वो सब इंफॉर्मेशन
और अमाउंट चढ़ता रहता है। वो कब का प्रोजेक्ट है, क्या प्रोजेक्ट है, कब चालू हुआ, कब बंद हुआ, कोई आइडिया नहीं होता है, बस वो कैपिटलाइज होता रहता है। प्रोजेक्ट चालू हुआ, बंद हुआ, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है और अमाउंट बल्कि बनता रहता है। तो उसको बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको सेग्रीगेट करने के लिए, उसको क्लासिफाई करने के लिए एजिंग ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दे मेड इट कंपल्सरी। तो लिखा है क्या, फॉर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस फॉलोइंग एजिंग शेड्यूल शैल बी गिवन। सिविक एजिंग शेड्यूल, उसमें क्या है, अगेन लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 years, 2 to 3 years एंड मोर देन 3 years। तो ये 4 बकेट है। वो 4 बकेट के अंदर आपको जो सिविप की पूरी अमाउंट आपके बैलेंस शीट में ऑन द फेस, जो बैलेंस शीट में जो फिगर आती है सिविप की, वो पूरी अमाउंट को आपको ये 4 बकेट के अंदर क्लासिफाई करना है। और जब क्लासिफाई करते हो तो सामने आपको अगेन क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस एंड प्रोजेक्ट्स टेम्पररी सस्पेंडेड। काफी टाइम क्या होता है कि सिविप के अंदर जो प्रोजेक्ट्स है, वो प्रोजेक्ट्स काफी पहले चालू हुआ था, फिर सस्पेंड कर दिया कि अभी जरूरत नहीं करके, तो 5 साल, 10 साल, 2 साल, 1 साल से वो काम कुछ हो ही नहीं रहा है, वो टेम्पररी सस्पेंडेड प्रोजेक्ट है। बट अमाउंट तो मालूम ही नहीं है कितने अमाउंट टेम्पररी सस्पेंडेड है। वो ये सब चीज ऐसी है जो अफेक्ट करती है इन्वेस्टर्स को, स्टेक होल्डर्स को। तो उसको बाहर ले लाने के लिए क्या बोला है कि आप सिविक को भी क्लासिफाई करो 2 पार्ट में, कि इट पर्टेन्स टू द प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस, सेकंड प्रोजेक्ट्स टेम्पररी सस्पेंडेड। और वो सब क्लासिफिकेशन को आप एजिंग के डाल दो और वो तो जो टोटल है, टोटल को आपको मैच करना है बैलेंस शीट के टोटल के। दैट मींस सिविप के अंदर जितनी भी अमाउंट है, इंटेंजिबल एसेट डेवलपमेंट जितनी भी अमाउंट है, वो पूरी अमाउंट को आपको इस तरीके से क्लासिफाई करना है। और अब एडिशनल इंफॉर्मेशन सिविप में ऐसा डाला है कि वेयर कंप्लीशन इज overdue or has exceeded its cost compared to original plan। तो 2 चीज है, अगर आपका ओवरड्यू हो गया है, ओवरड्यू बाय वे ऑफ द टाइम, 2 साल का पीरियड था, 2 साल का पीरियड से बढ़ गया है, ओवरड्यू हो गया है, और कॉस्ट ओवरड्यू हो गया है। जब आपने ओरिजिनल कॉस्ट डाला था तो 100 करोड़ का अब 150 करोड़ हो गया है, ओरिजिनल जो पीरियड था वो 2 साल का, अभी 4 साल का हो गया है। तो जहां पे आपका सिविप जो है वो ओरिजिनल प्लान के कंपेयर में ओवरड्यू है या कॉस्ट को एक्सीड किया है, तो आपको उसका एडिशनल इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रोजेक्ट वाइज इंफॉर्मेशन देना है, और वो प्रोजेक्ट वाइज इंफॉर्मेशन को अगेन आपको क्लासिफाई करना है एजिंग में लेस देन 1, 1 to 2, 2 to 3 एंड मोर देन 3 years। और जो भी एक्टिविटीज जो है प्रोजेक्ट्स की जहां पे सस्पेंडेड हुआ है, वो आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन है सिविप, और सेम इंफॉर्मेशन इज एप्लीकेबल फॉर इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। सो अगर हम ये जो 4 एजिंग को साथ में दे, तो पूरा करंट के साइड एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों के साइड में ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, एंड ऑन नॉन करंट एसेट साइड्स सिविप एंड इंटेंजिबल एसेट्स डेवलपमेंट, वो दोनों को एजिंग में और फर्दर क्लासिफिकेशन किया है, जिससे ये इंफॉर्मेशन बहुत काम में आएगी। और ये जो है जो फर्स्ट पार्ट जिसे ट्रांसपेरेंसी एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज अ फाइनेंशियल रेशियो। 11 फाइनेंशियल रेशियोज आपको डिस्क्लोज करने हैं, और ये फाइनेंशियल रेशियो ऐसे है उससे मोस्टली सब कुछ मालूम हो जाएगा कि कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आपको सेपरेटली बैठ के रेशियोज नहीं करना पड़ेगा। एनुअल रिपोर्ट ओपन करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, नोट्स और अकाउंट्स में आपको फाइनेंशियल रेशियोज मिल जाएंगे। तो क्या क्या रेशियोज है देखते हैं दोस्तों। करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियोज, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखोगे सेकंड पार्ट जो है वो टर्नओवर बेसिस इन्वेंटरी, टर्नओवर बेसिस रिसीवेबल, टर्नओवर बेसिस पेएबल एंड नेट कैपिटल बेसिस टर्नओवर। तो पूरा जो टर्नओवर के बेसिस पे एक रेशियोज निकाला है। और लास्ट पार्ट है जहां पे क्या प्रॉफिटेबिलिटी है बेस्ड ऑन योर कैपिटल एम्प्लॉयड, बेस्ड ऑन योर नेट प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट्स। एंड जो फर्स्ट पार्ट है जहां पे फोकस है
करंट, नॉन करंट, ओन फॉर लाइव, ओन फंड इक्वल टू और कंपेयर टू बोरोड फंड, डेट इक्विटी, डेट साइज रेशियोज एंड रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियोज। तो ये जो 11 रेशियोज है, सबसे इंपॉर्टेंट रेशियोज है सबको समझने के लिए, वो रेशियोज भी आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। और दोस्तों यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड नहीं है, और आपको एडिशनल इन्फो दिखाना ये है कि अगर आपके जो रेशियोज में जो चेंज है मोर देन 25% एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों में 25% चेंज प्लस और माइनस, अगर वो चेंज है तो आपको वो एक्सप्लेन करना है क्या रीजन है, क्यों चेंज इतना वेरिएशंस है, एंड कौन सी अमाउंट आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंक्लूड की है वो भी आपको देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि पूरा बंच को साथ में देखे तो क्या हो रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तक अवेलेबल नहीं थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वेस्टर्स को, वो सब इंफॉर्मेशन को डिटेल में अब एनुअल रिपोर्ट में आपको दिखने की मिलेगी। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं कि क्लोज ग्रुप। तो ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो हर एक गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि जहां पे क्लोज ग्रुप ट्रांजेक्शंस को आना चाहिए बाहर। तो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर ये 18 है, प्लस देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर द गवर्नमेंट वांट्स कि आप उसको दिखाओ कि ड्यू फॉर रिलेटेड पार्टीज, ड्यू फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, ड्यू टू रिलेटेड पार्टीज। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन दो चीज उन्होंने ऐड किया है, अब देखते हैं उसको। फर्स्ट पॉइंट है डिस्क्लोजर ऑफ प्रमोटर शेयर होल्डिंग। तो अभी क्या है कि शेयर होल्डिंग अगर मोर देन 5% है उसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, बट अब क्या ऐड किया है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटम ऑफ शेयर होल्डिंग आपको प्रमोटर्स रिलेटेड जितनी भी शेयर होल्डिंग है वो आपको दिखानी पड़ेगी। तो उसमें आपको क्या दिखाना है कि प्रमोटर्स नेम, नेम ऑफ प्रमोटर, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, परसेंटेज ऑफ टोटल शेयर्स और परसेंटेज चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर। तो क्या परसेंटेज चेंज हुआ है उससे क्या आइडिया होता है कि बेसिकली वेदर द प्रमोटर इज मूविंग आउट और इन्वेस्टिंग मोर, एंड इवन इट इज लेस देन 5% देन व्हाट इज बेसिकली देयर। सी प्रमोटर जो डेफिनेशन है दैट हैज बीन देयर इन द सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 69 डिफाइंस प्रमोटर, और वहां पे तीन चीज डाली है। वन है कि जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में है, दूसरा है वो कंट्रोल्स द अफेयर्स, एंड तीसरा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अकस्टम्ड टू एक्ट। तो जो डेफिनेशन है प्रमोटर की, वो प्रमोटर की डेफिनेशन जो है उसमें जो भी फुलफिल होता है वो प्रमोटर का आपको नाम, उसका शेयर्स होल्डिंग एंड परसेंटेज ऑफ टोटल शेयर्स एंड चेंजेस इफ एनी, वो पूरा सेपरेटली ईच क्लास वाइज आपको दिखाना है। तो ये इंफॉर्मेशन से क्या होगा कि इवन दो समटाइम्स द प्रमोटर्स हैव बीन नॉट डिस्क्लोज बिकॉज ऑफ the less than 5% criteria, but however now this information will give more information as far as the promoters understanding, promoters relation to the shareholding company, and whether they are increasing or decreasing their stake. So very critical, very important for analysts and investors to study. Next important point is on close party is loans and advance to related party. Section 185 of Companies Act 2013 that prohibits loans and advance, but बाद में क्या हुआ कि इनिशियली जब कंपनीज एक्ट आया तब उसको प्रोहिबिट कर दिया, बट फिर उसमें एग्जेम्पशंस, रिलैक्सेशंस आ गए और कहा कि अगर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है और पैसा का यूज अगर आप कंपनी के पर्पस के लिए करते हो तो वो केस में वो अलाउड है। बट यहाँ पे ऐसा किया है कि अगर आपने लोन्स और एडवांसेस दिए हैं, जो आपको ये प्रमोटर्स है, डायरेक्टर्स है, केएमपी है एंड द रिलेटेड पार्टीज है, ये चार कैटेगरीज में है, तो आपको वो इंफॉर्मेशन देनी है जहां पे ये जो अमाउंट है ना वो रिवेबल ऑन डिमांड है, या जहां पे कोई टर्म्स एंड कंडीशन, बिकॉज मोस्टली क्या होता है कि जब प्रमोटर्स को इंफॉर्मेशन लोन देते हैं तब कोई टर्म्स कंडीशन होती नहीं है, अमाउंट आर रिवेबल डिमांड, तो वो सब इंफॉर्मेशन को आपको इस तरीके से देनी है कि अमाउंट ऑफ लोन्स एडवांसेस, द नेचर ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग, then percentage of total loans advance in the nature of loans, then classification into promoters, directors, KMP, related parties। तो आप लोन दे सकते हो, ठीक है, आपने लोन दे दिया कोई दिक्कत नहीं, बट जो लोन दिया है, जो एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन है, वो लोन के में अगर दो अमाउंट जो है जिसमें टर्म्स कंडीशन स्पेसिफाई नहीं किया है रिपेमेंट का और इट इज रिपेबल ऑन डिमांड, तो वो केस में आपको ये सब इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और वो अमाउंट कितना परसेंटेज है जो पूरा लोन दिया है उसका कितना परसेंटेज अमाउंट आपने इन लोगों को दिया है, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट पार्ट जो बात करते हैं हम लोग है वो कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी।
उसके रिलेटेड, बिकॉज व्हेन आई लुक एट सी ये जो मैं सेक्शंस दिए हैं वो सेक्शंस वो शेड्यूल 3 में नहीं है, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू ग्रास्प द रीजन, जस्ट टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट व्हाई दिस हैज बीन डन, मैंने खुद ने इसको प्रॉपर ग्रुपिंग में डाल के उसको स्ट्रक्चर रिस्ट्रक्चर करके यहाँ पर डाला है, जिससे हम उसको समझ पाए कि क्यों किस रीजन से ये सब किया होगा, व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड दैट, एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड 23 changes which are there by schedule 3. So first is the details of Benami property held, then we'll discuss on the relationship with the stock of companies, then we'll discuss on detailed discussion regarding title deeds of immutable property not held in the name of company. Benami property, see अगर Benami property जो एक्ट है Benami Transactions Prohibition Act 1988, अगर कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई है कंपनी के अगेंस्ट में और पेंडिंग है विच इज अंडर बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोविजन एक्ट 1988, तो वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, बिकॉज पहले क्या वो कंपल्सरी नहीं था, तो इनिशिएट हुआ तो भी किसी को मालूम ही नहीं है कि ये कंपनी बेनामी प्रॉपर्टी ओन कर रही है। अब क्या है कि ये इंफॉर्मेशन डिस्कस करनी पड़ेगी। इसमें क्या है कि प्रॉपर्टी की डिटेल्स, अमाउंट क्या है, बेनिफिशियरीज डिटेल्स, प्रॉपर्टी बुक्स में है तो उसका रेफरेंस बैलेंस शीट के अंदर, प्रॉपर्टी बुक्स में नहीं है तो वो फैक्ट दिखाओ विद रीजंस, एंड वेयर देयर आर प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कंपनी अंडर दिस लॉ एज एन अबेटर ऑफ द ट्रांजेक्शन और एज अ ट्रांसफरर, द डिटेल्स शैल बी प्रोवाइडेड विद द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग। तो बेसिकली क्या हुआ कि अगर आप कहीं भी कवर्ड हो ये एक्ट के अंदर, तो वो एक्ट के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है विच इज अफेक्टिंग द स्टेक होल्डर्स रिगार्डिंग द डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, अमाउंट क्या है, प्रोसीडिंग्स क्या है, बेनिफिशियरीज कौन है, और वो प्रॉपर्टी अगर बुक्स में है तो कहाँ पे है, नहीं है तो क्यों नहीं है, वो सब चीज आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। नेक्स्ट पार्ट है स्ट्रक ऑफ कंपनीज का। स्ट्रक ऑफ कंपनीज का जो प्रोविजन है यहाँ पे, कंपनी कैन बी स्ट्रक ऑफ either by ROC और by the company itself। अगर कंपनी को खुद को स्ट्रक ऑफ करना है तो वहां पे रिक्वायरमेंट है कि अगर उसका बिजनेस कमेंस नहीं हुआ है और 2 साल तक उसका बिजनेस नहीं है तो उस केस में कंपनी खुद वॉलंटरी पूछ सकती है कि मैंने स्ट्रक ऑफ किया है। अब कोई कंपनी ने स्ट्रक ऑफ कर दिया है, उसका नाम चला गया है और मेरे बुक्स में देयर मे बी सम रिसीवेबल और पेएबल आउटस्टैंडिंग इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब किसी ने देखा ही नहीं है कि वो कंपनी जो रिसीवेबल पेएबल है वो स्टॉक ऑफ कंपनी का है कि नहीं है, तो रिसीवेबल पेएबल चालू है, मुझे मालूम ही नहीं है। हाँ, स्टॉक ऑफ कंपनी के डेफिनेशन में से लिखा है कि वॉलंटरी जब कंपनी बोलती है स्टॉक ऑफ करने के लिए तो उसको उसके सब ऑब्लिगेशन को राइट ऑफ करना, विवो करना पड़ेगा, तभी वो कर पाएगी। बट जिसने दिया है पैसा और जिसने उसे लिया है उसको अगर उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई प्रोसीजर किया ही नहीं आइडेंटिफाई करने का, तो क्या होगा, तो नाउ यू डू इट। एमसीए अपनी वेबसाइट के ऊपर नाम ऑफ कंपनी का नाम डालती है, लिस्ट ऑफ कंपनीज डालती है जिसका नाम स्टॉक ऑफ हुआ है, तो आपको देखना है कोई रिसीवेबल पेएबल है कि नहीं जो स्टॉक ऑफ कंपनी का है कि नहीं, और है तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन इस तरीके क्लासिफिकेशन करके देनी है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, रिसीवेबल्स, पेएबल्स, शेयर्स हेल्ड बाय स्टॉक ऑफ कंपनी, other outstanding balances, and that classification, and then you to provide the breakup of balance outstanding, and also you to give relationship with the stock of company if any to be disclosed। तो ये सब क्या होगा, there is a compulsion on the company to identify is there any some amount outstanding in the books of accounts where the name of the stock company is already done, so if that is obviously is doubtful to a recurring or obviously is not payable। Now this in both the things it is a critical information for the investors and also the auditors। I think this is what is additionally required and to be done by the companies। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑन द टाइटल डीड्स। कानून में काफी जगह पे ये लिखा है और अभी एडिशनली नोट्स एंड अकाउंट्स में कंपनी के ऊपर सूचना डाली है और लिखा है कि अगर टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर नॉट इन द नेम ऑफ द कंपनी, मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टीज है और टाइटल डीड्स मेरे नाम पे नहीं और मैं मेरे बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ कि प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी है, कल उठ के कुछ हुआ पैसे चाहिए बट प्रॉपर्टी का पैसा मिलेगा ही नहीं बिकॉज वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं है, तो वो सब इंफॉर्मेशन आपकी डिटेल में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो उसमें क्या लिखा है कि कंपनी शैल प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ ऑल द इमूवेबल प्रॉपर्टीज व्होज टाइटल डीड्स आर नॉट हेल्ड in the name of the company in format given। I will discuss about format in the next slide। And where such immovable property is jointly held with others
Details are required to be given to the extent of the company's share. तो अगर आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी लैंड बिल्डिंग जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपके नाम पे नहीं है, कंपनी के नाम पे नहीं है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लीज इज डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट जहां पे आप अपनी दिखाते हो और आपके नाम पे नहीं है, तो इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। अब क्या इंफॉर्मेशन देनी है आपको? इंफॉर्मेशन आपको देनी है फर्स्ट कि कौन से बैलेंस शीट में के कौन से हेडिंग के अंदर वो कवर्ड है। इज इट अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट? इज इट पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? इज इट पार्ट ऑफ पीपी रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल? बिकॉज इन केस ऑफ हेल्ड फॉर डिस्पोजल इट कैन बी पार्ट ऑफ करंट एसेट्स और अदर्स। तो कौन से बैलेंस शीट आइटम्स में वो चीज है, एंड देन यू टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम ऑफ प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग, फिर उसकी ग्रॉस कैरिंग वैल्यू क्या है, टाइटल डीड किसके नाम पे, आपके नाम पे नहीं है तो किसके नाम पे है, whether the title deed holder is a promoter, director or relative of promoter director or employee of promoter director, property held since which date and reason for not being held in the name of the company। तो ये सब इंफॉर्मेशन आप, बिकॉज क्या होता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जब बैलेंस शीट में होती है और आपके नाम पे नहीं है, वो क्रूशियल चीज है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चीज होती है कि अगर कुछ हुआ तो प्रॉपर्टी को बेच के पैसा आएगा, बट प्रॉपर्टी नाम पे नहीं है तो क्या होगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो बाहर आनी चाहिए, इवन सो वो सब इंफॉर्मेशन के लिए ये अलग से शेड्यूल डाला है। एंड रिलेटिव का जो है इट इज एज पर डेफिनेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन कंट्रोल ऑन फंड्स मूवमेंट। सो उसमें देर आर 5 बेसिकली पॉइंट्स ऑन फंड मूवमेंट। वन इज अ डिस्क्लोजर ऑन सर्कुलर मूवमेंट ऑफ फंड, second is a use of borrowing for specific purpose, then disclosure when borrowing based on security of current assets, disclosure in case a company is decided willful defaulter, compliance with a number of layers of company। तो जो फंड मूवमेंट है वो 2 नहीं 5 है, तो एडिशनल 3 है जो अपने इसमें कवर कर रहे हैं, उसको मैंने ग्रुपिंग किया था, यहाँ पे सब ग्रुपिंग है। तो जो टोटल जो 5 है फंड मूवमेंट, उसमें ऐसा है कि सर्कुलर मूवमेंट ऑफ फंड अगर है तो उसका इंफॉर्मेशन देनी है, एंड उसके अलावा देयर आर मेनी इंफॉर्मेशन व्हिच टॉक्स अबाउट द फंड मूवमेंट। लेट अस लुक एट द फर्स्ट इज अ फंड सर्कुलेशन। यहाँ पे हेडिंग दिया है कि यूटिलाइजेशन ऑफ बोरोड फंड्स एंड शेयर प्रीमियम। एक्चुअली जब हम अंदर देखते हैं तो क्या लिखा है कि either borrowed fund or share premium or any other source or kind of fund। So I think the heading is not appropriate. It should be utilization of fund because it talks about any kind of fund। So where a company has advanced or loan और इन्वेस्टेड फंड्स, तो कंपनी के खुद को फंड मैंने यादर इन्वेस्ट कर दिया है, किसी को लोन दिया है, एडवांस दिया है, और जिसको दिया है उसमें अंडरस्टैंडिंग ऐसी है, अंडरस्टैंडिंग ऐसी लिखित नहीं है और या ओरल है, इट कैन बी राइटिंग और अदरवाइज। क्या अंडरस्टैंडिंग है कि जो इंटरमीडिएट में जिसको फंड दे रहा हो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लैंड और इन्वेस्ट इन अदर पर्सन or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company ultimate beneficiaries, or provide any guarantee, security or like to or on behalf of ultimate beneficiaries। तो बेसिकली मुझे किसी को लोन देनी है, गारंटी देनी है या सिक्योरिटी देनी है, तो इंस्टेड ऑफ मी माइसेल्फ डूइंग, मैं किसी और को दूंगा और उसको बोलूंगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप किसी और को देके इसको दो। So then the fund may be on circulation, so that information is to be captured here। That is why this specific note has been added here। I know it's difficult to for auditors in this case to identify, but yes, for management it is a duty cast upon management to disclose by themselves। The company shall disclose the date and amount of fund advance or loan or invested intermediaries with the complete details of each intermediary, date and amount of fund further advance or loan or invested by such intermediary, giving a complete information of ultimate beneficiaries, then same about guarantee and securities, and declaration that it is not in violation of the Prevention of Money Laundering Act।
So this is the very critical thing as far as the fund circulation is concerned, and they wanted to have the check on the fund circulations where the objective is to surpass the fund for other things which is being happening in many cases in fraud. So that's why I just want to ensure that it doesn't happen. This has been created as additional provision. तो यहाँ पे आपको करना है कि जहाँ जहाँ फंड दिया है, फंड लोन दिया है, एडवांस दिया है फॉर सम अदर पार्टी टू इंटरमीडियरी, और उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। ये जो मैंने बात किया, जब आपने दिया है, फंड को दिया है, इन्वेस्ट किया है, लोन्स दिया, एडवांसेस दिया है, जहां पे आपका ऑब्जेक्टिव अलग था, सेम वे ये है। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है फंड रिसीव्ड। जब अगर मैंने किसी और से फंड रिसीव किया है विद द अंडरस्टैंडिंग दैट आई विल डायरेक्टली ऑन लैंड और इन्वेस्ट इन अदर पर्सन, तो यहाँ पे मैं खुद ऐसा एक्ट कर रहा हूँ जहां पे विद ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट है, तो उस केस में मुझे भी डिस्क्लोज करना है ऑन अ रिसीविंग साइकिल, रिसीविंग साइड आल्सो द कंपनी डिस्क्लोज कि ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया है। तो जिसको मैं दिया है और जिसने लिया है, दोनों को, जिसने दिया है और जिसने लिया है, दोनों को इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी इन द नोट्स ऑन अकाउंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट विच इज ऑन वेयर द कंपनी हैज नॉट यूज्ड द बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस for a specific purpose for which it was taken at the balance sheet date, the company shall disclose the details of where they have been used. बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने बोरिंग लिया, that borrowing was a specific borrowing that is for a specific purpose. तो जो पर्पस के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक ने लोन सैंक्शन किया है, और अगर आपने वो पैसा वो पर्पस के लिए यूज नहीं किया है, तो उस केस में आपको ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि कहां पे मैंने यूज किया है। सो दैट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड अगर आपने जो पर्पस के लिए पैसा लिया है वो पर्पस के लिए स्पेंड नहीं किया है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट वेयर द कंपनी हैज बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स, इट शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग। राइट, तो अगर आपने बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है और सिक्योरिटी के तौर पे आपने करंट एसेट्स, मनी, स्टॉक, रिसीवेबल, वो सबको आपने सिक्योरिटी मान के आपने पैसा लिया है, और जिसके लिए आप बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्वार्टरली बेसिस पे कोई स्टेटमेंट रिटर्न्स आप उनको सप्लाई कर रहे हो, बिकॉज दैट इज द सिक्योरिटी लेवल। तो पॉसिबल है कि जहां पे जब बैंक को देते हैं तब अमाउंट बड़ा होता है, बुक्स में अमाउंट कम होता है, बिकॉज बैंक को जब देते हैं तब इंपॉर्टेंट होता है कि मुझे सिक्योरिटी ज्यादा होगा तो पैसा मिलेगा, और बुक्स में अमाउंट कम होता है। तो ऐसा नहीं चक्कर हुए, इसलिए यहाँ पे ऐसा रिक्वायरमेंट डाला है कि आपको खुद को एक स्टेटमेंट देना है कि मैंने जो बैंक को इन्फॉर्मेशन दिया है और वो इन्फॉर्मेशन और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दोनों इन्फॉर्मेशन मैच होती कि नहीं होती है। अगर दोनों मैच नहीं होती है, डिफरेंस है, तो आपको उसका रिकंसिलिएशन देना पड़ेगा विद द रीजन दैट इज टू बी प्रोवाइडेड डिस्क्लोजर्स। तो ये है चेक ऑन द इंफॉर्मेशन विच इज सप्लाइड टू द बैंक। बहुत काफी टाइम क्या होता है, बैंक ने लोन दे दिया, लोन के बेसिस पे आता है सिक्योरिटी के लिए स्टॉक डिटेल्स का स्टेटमेंट, बैंक उसको देखती है, बेस्ड ऑन दैट दे डिसाइड ओवरड्रॉन लिमिट, और उसके बेसिस पर कंपनी उसको ओवरड्राफ्ट करती है। बट ये देखा है काफी टाइम कि वो जो अमाउंट देते हैं वो अमाउंट गलत होती है, स्टॉक ऑडिट होता है वो 2 साल 3 साल में होता है। तो उस केस में क्या होगा, क्या चेक होना चाहिए, दैट हैज टू बी चेक, मोरल चेक ऑन दैट। और उसके लिए अब रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है इसके अंदर कि आपको आपके नोट्स में आपको खुद को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, खुद को चेक करके डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन सप्लाई किया है और बुक्स में जो इन्फॉर्मेशन है दोनों फिगर्स मैच है कि नहीं है, और अगर मैच नहीं है तो क्या रीजन है, और यू टू गिव रिकंसिलिएशन फॉर दैट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन अ विलफुल डिफॉल्टर्स। अगर कंपनी इज डिक्लेयर्ड एज विलफुल डिफॉल्टर बाय अ बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो वो इंफॉर्मेशन नोट्स में होनी चाहिए, कौन सी डेट पे वो डिक्लेयर हुआ है, डिटेल्स ऑफ डिफॉल्ट क्या है, वो सब चीज आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं, अगर लेयर्स की बात करते हैं, तो सेक्शन 186 के अंदर ऐसा है कि देयर कैन बी मोर देन 2 लेयर्स ऑफ कंपनीज।
और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 2 से ज्यादा लेयर पॉसिबल नहीं है। तो क्या आपने जो लेयर्स की इंफॉर्मेशन से कंप्लायंस किया है कि नहीं किया है, तो अब खुद को वो सेल्फ डिक्लेरेशन, तो सेल्फ डिक्लेरेशन करके आपको उसमें आगे जाना है। और सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको देखना है अगर किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया है तो आपको नाम, सीन नंबर ऑफ द कंपनीज बियॉन्ड स्पेसिफाइड लेयर्स एंड रिलेशनशिप की एक्सटेंट ऑफ होल्डिंग, वो सब चीजें देनी पड़ेगी। अगर 2 से ज्यादा लेयर आपने किए हैं विच इज नॉट इन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स, तो जो एक्सेस है उसके आपको इंफॉर्मेशन, नाम, सीन और द एक्सटेंट ऑफ होल्डिंग, ये सब चीज आपको वहां पे देनी पड़ेगी, नोट्स के अंदर देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं लास्ट में इज ऑन उसका ऑन सेकंड लास्ट पॉइंट, बट या इज कंप्लायंस विद लॉज एंड डिस्क्लोजर देयर ऑफ। उसमें मेनली 5 पॉइंट्स है। कंप्लायंस विद अप्रूव्ड स्कीम और अरेंजमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के लिए, दैट सीएसआर रिस्पांसिबिलिटी, क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी एंड अनडिस्क्लोज इनकम। पहले बात करते हैं अप्रूव स्कीम। अगर कोई अरेंजमेंट है और स्कीम जो अप्रूव्ड हुई है, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऐसा है कि क्या कंपनी ने इफेक्ट दिया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज पर इन कंप्लायंस विद द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट एंड इन अकॉर्डिंग विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सी इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो, द इफेक्ट ऑफ सच स्कीम ऑफ अरेंजमेंट हैव बीन अकाउंटेड फॉर in the books of account of the company in accordance with the scheme and in accordance with the account standard। दोनों के कंप्लायंस में आपने बुक्स में स्कीम को अकाउंटिंग किया है कि नहीं किया है। हाँ, क्वेश्चन आएगा अगर स्कीम और अकाउंट स्टैंडर्ड्स दोनों में कहीं पे तालमेल नहीं है तो क्या करेगा, बट वो चीज नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि आपने दोनों का कंप्लायंस किया कि नहीं किया है। नहीं किया है तो क्यों नहीं किया, आप वहां पर डिस्कस करो। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है कि चार्ज रजिस्ट्रेशन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। तो क्या देयर इज अ डिले ऑफ रजिस्ट्रेशन, इज देयर अ केस वेयर चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड, इज देयर अ केस वेयर चार्ज सेटिस्फेक्शन इज नॉट बीन फाइल्ड। तो ये सब चीज जो है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करनी पड़ेगी। कितना अमाउंट है, क्या पीरियड है और रीजन क्या है उसका डिले का, वो सब चीज आपको अपने नोट्स में डालनी पड़ेगी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर पे काफी कुछ काम हो रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे अमेंडमेंट किए हैं। द ओनली ऑब्जेक्ट के द रियल इंटेंशन बिहाइंड सीएसआर इज फॉर द बेनिफिशियरी, जो पुअर है, जो जिसको नीड है उनको पैसा जाना चाहिए, उसको जाए। उसके लिए सीएसआर रूल्स में काफी चेंज किए और नोट्स के अंदर भी उन्होंने सीएसआर ऑब्लिगेशन के रिलेटेड ये चेंजेस करके बोला है कि आप स्पेसिफिकली नोट्स में डिस्कस होना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट्स में भी डिस्कस करना है एज पर सीएसआर अमेंडमेंट रूल्स। यहाँ पे नोट्स पे भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा। अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंट बाय कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, शॉर्टफॉल एट द एंड ऑफ द ईयर, total of previous year shortfalls, reason for shortfalls, nature of CSR activities, details of related party transaction, that is contribution to a trust controlled by the company in relation to CSR expenditure as per relevant AS। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको CSR के लिए आपको नोट्स में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। और अगर जहां पे आपने प्रोविजन की है विथ रिस्पेक्ट टू लायबिलिटी incurred by entering into contractual obligation, तो प्रोविजन का मूवमेंट क्या है। जैसे आपने प्रोविजन किया based on some liability to enter into contractual obligation, तो what is the movement of provisions, वो that movement structure you to provide। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन बेसिकली डिटेल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड वर्चुअल करेंसी। तो ये जो नया चीज है उसको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ला दिया है, उसको भी छोड़ा नहीं है। बोला है कि अगर आपने कंपनी ने ट्रेड किया है, इन्वेस्ट किया है, तो आपको दिखाना है कि प्रॉफिट और लॉस ट्रांजेक्शंस में क्या है, प्रॉफिट लॉस में ट्रांजेक्शन क्या है वो दिखाना पड़ेगा, और कितना बैलेंस करेंसी क्या एज ऑन द रिपोर्टेड हेल्ड है। वो ये जो चीजें नई है, एवर इवॉल्विंग चीज है, तो उसके पर जो इन्फॉर्मेशन, जो अगर कंपनी उसमें जा रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस होनी चाहिए। सो दैट इन्फॉर्मेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड हियर। फिर डिस्पोजिट्स और एडवांसेस फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पस ट्रेडिंग, आपने ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट किया उसकी इन्फॉर्मेशन दियो, और वो करने के लिए अगर आपने कोई फंड लिया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको इसमें देनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अगर कंपनी को देना है एनी ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट हैज बीन सरेंडर और डिस्क्लोज एज इनकम ड्यूरिंग द ईयर,
तो ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने वो उसको डिक्लेयर किया है, जो कंपनी के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, तो वो सब ट्रांजेक्शन की इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। और also shall state whether the previously unrecorded income and related assets have been properly recorded। पहले जो था वो बेसिकली अनरिकॉर्डेड था, बट इस बार मैंने अप्रोप्रिएट उसको रिकॉर्ड किया कि नहीं किया है, तो वो दोनों चीज अबाउट द अनडिस्क्लोज इनकम जिसको सरेंडर कर दिया है, मैंने डिस्क्लोज कर दिया है, तो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं हुआ है और क्या दिया है, वो इंफॉर्मेशन आपको इसमें देनी पड़ेगी। अब हम आते हैं लास्ट पड़ाव पे ऊपर, जहां पे हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इज ऑन द प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो 5 चीजें यहाँ बात करेंगे, और ये जो है बहुत स्मॉल चीज है, बट हम लोग बारी बारी का बस बात करेंगे। फर्स्ट थिंग, पहले ऐसा था कि राउंडिंग ऑफ में वर्ड था, में वो इट वाज ऑप्शनल, नाउ राउंडिंग ऑफ कंपलसरी किया है। तो मोर देन 100 करोड़, लेस देन 100 करोड़, वो दोनों की इसमें एक शेड्यूल दिया है जहां पे आपको उसको फॉलो करना है। तो नाउ अब आपको राउंडिंग ऑफ करना ही पड़ेगा, आपको फुल फिगर देना नहीं है, राउंडिंग ऑफ अभी मैंडेटरी हो गया है। Second point is on the face of balance sheet. There is some technical anomaly where it was the heading was a property plant equipment और उसके नीचे था tangible, उसके नीचे intangible था। अब heading जो property plant equipment था which does not include intangible assets technically, तो उसको उसने rectify किया है और लिखा है कि property plant equipment and intangible assets as a group heading। एंड नीचे जो है वहां पे बेसिकली उसने उसको इंटेंजिबल एसेट्स को डाला है, टेंजिबल एसेट्स को चेंज किया है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो अर्लियर था अदर करंट लायबिलिटी था, अब उसको दिखाया है शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर, बिकॉज काफी टाइम देयर आर इश्यूज के शॉर्ट टर्म बोरोइंग आएगा अदर करंट लायबिलिटी, बट शेड्यूल 3 बोलता है अदर करंट लायबिलिटी, तो वहां दिखाना था, but now it's clear to show as part of short-term borrowing. Security deposit, which was part of the long-term loans advances, now it is to be shown as a part of other non-current assets. So that is what is required under for security deposits. And profit and loss statement जो है उसके अंदर the word total revenue था, revenue other income, then it was total revenue, which is not correct. तो total revenue word means it is from operating activities. Now that was not correct, so they rectified to total income. So total income is what the nomenclature change on the face of profit and loss statement. And last point is that for revenue from operations income section 8 companies, there is further classifications is added for grants or donations received. It is only for section 8 companies. Now these were the changes as far as the section the presentation related are concerned. And with this I understand there are many changes, and I must say the government has done humongous task, amazing task to identify what should be the changes done। और आप जिस तरह से देखो कि एजिंग, ट्रेड रिसीवेबल एजिंग, ट्रेड पेएबल एजिंग, सीवीप एजिंग, फिर आपने बैंक को जो स्टेटमेंट दिया उसमें मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है, बाइनरी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, प्रॉपर्टी जो होगा आपके नाम पे है कि नहीं है, तो उस तरीके से जो काफी चेंजेस किए हैं उसमें देयर मस्ट बी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ टिप्स must be received by the government from the real people, industry and the auditors, that just to understand what kind of window dressing has been generally done. Now this will really add a lot of transparency in the financial statement, but this is a very big task। 1/4/2021 से ये एप्लीकेबल है, आपके पास टाइम कम है, सो अभी से थोड़ा प्लानिंग करना है, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, हाउ टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर रेगुलर सोर्सेज, सॉफ्टवेयर, everything, that everything you are sometime is available। So my best wishes to all of you. If you like this, please like this button, like this video, share to the person which you feel are really interested to understand and get this knowledge updates, and subscribe to the channel. With this I end my presentation. Thank you all of you.